बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है आपके थर्ड चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज पे, और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स नहीं सुने तो वो सुन लें, चैनल पे मौजूद हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। ये बहुत मुश्किल काम है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, और आप लेक्चर्स पूरे सुना करें, कंप्लीट लेक्चर सुने, क्योंकि ये आपके लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको होना है। और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. आजकल जो तलबा बड़े एम्बिशियस होते हैं, तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ रखते हैं, बड़े डिज़ायरस और ईगर होते हैं, वो जब कॉलेज जाते हैं तो उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बड़ा संगीन होता है, यानी माली दबाव होता है इनके ऊपर। वो घर से मतलब उनके माली हालात अच्छे नहीं होते, वो गरीब होते हैं, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट मुस्तकिल उन पे माली दबाव रहता है और वो बड़ा संगीन होता है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मैंने ख़ुद अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखी और बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की भी हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको आगे बताऊंगा। A few parents take the position that a boy should earn his way through college for the good of his soul. कुछ पेरेंट्स ये पोजीशन लेते हैं, यानी उनका ये मौक़िफ़ होता है, उनकी ये राय होती है कि लड़के को अपने तालीमी अखराजात ख़ुद कमाने चाहिए फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, फॉर हिज ओन बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए। यानी अगर वो तालीम हासिल करना चाहता है तो वो अपने अखराजात ख़ुद पूरे करे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। राइटर कहता है हकीकत ये है कि नो बॉय शुड बी कंपेल्ड, ऑट टू बी का मतलब है शुड बी, कि किसी भी बच्चे को कंपेल फोर्स नहीं करना चाहिए टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज, कि वो कॉलेज के तमाम अखराजात, इंटायर का मतलब है कंप्लीट, खुद कमाए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किसी तरीके से भी इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है, तो बचना चाहिए। बच्चे को के ऊपर ये फाइनेंशियल प्रेशर और ख़ुद कमाने वाली जो ज़िम्मेदारी है ये नहीं डालनी चाहिए। नॉट ओनली डज़ ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, अगर वो जॉब कर रहा है और साथ पढ़ भी रहा है तो उसकी जो अर्निंग होगी वो भी पुअर, यानी कि वो ना कुछ बेहतर कमा पाएगा बाय द प्रोसेस, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, और साथ साथ उसकी एजुकेशन की कंडीशन भी पुअर ही रहेगी। ना क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर पाएगा, ना कुछ कमा पाएगा, क्योंकि वो दो कश्तियों का सवार हो जाएगा, वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। इफ़ द बॉय ऑट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर बच्चे ने कॉलेज जाना ही है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं और बच्चा खुद चाहता है कि ही वांट्स टू गेट एजुकेशन, तो फिर ही ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. तो ही ought to be trusted, अगर बच्चे ने कॉलेज जाना ही है तो फिर उस पर भरोसा करना चाहिए, उस पर एतमाद करना चाहिए वालिदैन को, टू मेक गुड यूज़ ऑफ रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन, कि जो उसके पेरेंट्स रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन करेंगे, हिस्सा डालेंगे अपना माकूल उसके अखराजात में, बच्चा क्या करेगा, टू मेक गुड यूज़ ऑफ, कि बच्चा उनका अच्छा इस्तेमाल करेगा फॉर हिज़ ओन बेनिफिट। यानी अगर तो कॉलेज बच्चे को भेजना है तो फिर पेरेंट्स को ये एतबार करना होगा कि हम जो भी अखराजात, जो भी पैसे इसको देंगे, ये उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, ज़ाया नहीं करेगा। फ्राम हिज पेरेंट्स टूवर्ड हिज एक्सपेंसेस, जो वालिदैन उसके अखराजात में अपना हिस्सा डालेंगे, वो बच्चा उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। एनी पेरेंट ओव्स दिस मच टू हिज सन, कोई भी जो वालिदैन हैं, ओव का मतलब है उनके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है, उनके ऊपर ये चीज़ वाजिब होती है, इट इज़ ड्यू ऑन देम, कि वो इतना तो अपने बच्चे के लिए करें। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, क्योंकि ये बच्चे की मर्ज़ी नहीं थी टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, दुनिया में आना बच्चे की मर्ज़ी से नहीं था। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज़ बीइंग हेयर, उसके वालिदैन रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं उसे इस दुनिया में लाने के लिए। एंड कंसीक्वेंटली का मतलब है रिजल्टेंटली, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, फिर नतीजतन they have the responsibility for giving him the best equipment possible
टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। तो यूँ फिर अगर वो वालिदैन ज़िम्मेदार हैं बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, तो ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टूल्स दें, बेस्ट स्किल्स और नॉलेज दें टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, ताकि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो दुनिया के मसाइल का सामना कर सके, दुनिया के चैलेंजेस का सामना कर सकें। यानी वालिदैन अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो फिर वो उनका काम बनता है कि उसकी एजुकेशन उसे इतनी दिलवाएं कि वो कल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ आसानी से गुजार सकें। बच्चे पे मुकम्मल तौर पे ये ज़िम्मेदारी डाल देना कि वो माली सपोर्ट अपनी खुद ही करेगा, तो ये बात राइटर के मुताबिक बिल्कुल गलत है। Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. Nevertheless, ताहम फिर भी ऐसा ही होता है कि many boys are cast entirely on their own resources. Cast का मतलब है left, छोड़ दिए जाते हैं ज़्यादातर लड़के entirely मुकम्मल तौर पे on their own resources, अपने वसाइल पे, for their college expenses, कि वो अपने वसाइल खुद जनरेट करें, अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करें, खुद कमाएं अपने कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज़ टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और हमेशा इसका क्या नुकसान होता है, डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। डेट्रीमेंट डैमेज को कहते हैं, डिस्ट्रक्शन को कहते हैं, डिके को कहते हैं। नतीजतन बच्चे की सेहत ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो दिन के वक्त कॉलेज में जा रहा है, शाम या रात को वो जॉब कर रहा है, तो उसकी हेल्थ तो इफ़ेक्ट होगी। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर उसकी तालीम मुतासर होगी। अगर वो जॉब करेगा शाम को, वो अपना कॉलेज का काम नहीं कर पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो एजुकेशन मुतासर होगी। और बोथ, या दोनों भी हो सकती हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोनों चीज़ें मुतासर होती हैं। तालीम भी मुतासर होती है और बच्चे की सेहत भी मुतासर होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बच्चों को काम करना पड़ जाता है, वालिदैन फ़ोर्स नहीं करते, तब भी बच्चे खुद ये बात फ़ील करते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। कोई भी जो बच्चा है अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, अपने अखराजात का एक हिस्सा खुद कमा सकता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, यानी अपने आप को हार्म किए बगैर, अपने आप को नुकसान दिए बगैर कमा सकता है। इतना थोड़ा उसके पास इतना टाइम होता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज़ आर विलिंग टू अर्न मोर दैन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। जहाँ तक राइटर कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स उन्होंने डीन के तौर पे काम किया, तो कहते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर जो लड़के हैं विलिंग होते हैं, दे इंटेंड टू, उनका इरादा होता है, उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने हिस्से से ज़्यादा कमाएं इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने वालिदैन का जो बोझ है उसको शेयर कर सकें, उसको कम कर सकें। But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning। लेकिन राइटर कहते हैं जब मैं ये देखता हूँ कि बेशुमार बच्चे शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक काम करते हैं, 6 days in week, और हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। और जब मैं ये देखता हूँ टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का मतलब है खून देना, किसी को खून मुंतकिल करना, यानी जिस तरह खून लोग अतिया करते हैं या लोग बेचते भी हैं, टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स। और ये जब मैं देखता हूँ कि बच्चे खून अपना बेच रहे हैं अपने खाने के और किताबों के अखराजात के लिए, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। तो ये जो नज़ारा होता है, स्पेक्टिकल सीन को कहते हैं, नज़ारे को कहते हैं, ये जो नज़ारा होता है बड़ा हार्ट रेंडिंग होता है। हार्ट रेंडिंग का मतलब है हार्ट ब्रेकिंग, बड़ा दिल खराश और बड़ा ट्रेजिक और पैथेटिक ये मंज़र होता है जब बच्चे इतने देर तक जॉब्स भी करते हैं और अपना ब्लड भी जो है उसको बेच के वो अपने अखराजात पूरे करते हैं। मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो बेशुमार स्टूडेंट्स हैं ऐसे मेरे जो कि रिक्शा चलाते हैं शाम के वक्त, सुबह भी वो चलाते हैं, कॉलेज आने से पहले भी, और शाम के वक्त वो रिक्शा चलाते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो दुकानों पे बैठे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, रात गए तक वो काम करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि शाम के वक्त उन्होंने किसी फ्रूट या सब्ज़ी की जो है वो रेडी लगाई होती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं एक तो
वालदेन कम मजबूर करते हैं बच्चा ख़ुद, क्योंकि वो कॉलेज जब लेवल पे होता है तो उससे ख़ुद एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, तो वो ख़ुद विलिंग होता है, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है अल्टीमेटली उसकी एजुकेशन पे और उसकी हेल्थ पे वो बड़ा बुरा पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बताया आपको कि मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो जब मैं मास्टर्स में था, जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, तो मैं भी एक शॉप पे काम कर रहा था और मैं 12 घंटे की एक जॉब कर रहा था। मतलब मैं दिन के 10 या 11 बजे से, वो टाइम चेंज होता रहता था, रात के 10 या 11 बजे तक मैं काम कर रहा था। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना मुश्किल होता है कि आप अपनी तालीम और अपनी जॉब दोनों को एक ही वक्त में चलाएं। Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. बहुत सारे हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनेस्ट करेक्टर, अच्छे उम्दा किरदार के मालिक होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ वाले, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और उनके अंदर एबिलिटी भी जो है उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी बड़ी शानदार होती है, वो काबिल होते हैं, लायक होते हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। और राइटर कहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जॉब्स भी करते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी स्टडी को भी टाइम देते हैं। एंड इनविटेबली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर अ पेरेंट फेलियर। इनविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, और नेसेसरली यानी फिर इसमें कोई शक नहीं है, लाजमी तौर पे ऐसा ही होता है कि ये वजह बनती है उनके फेलियर की। यानी वो होते बड़े लायक हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है तो स्टडी को वो टाइम नहीं दे पाते और एज अ रिज़ल्ट वो फेल हो जाते हैं। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन। ज़्यादातर कॉलेजेस पूरी कोशिश करते हैं जितनी वो कर सकें कि स्कॉलरशिप्स दे के इस सिचुएशन को एलिविएट करें। एलिविएट का मतलब होता है टू लेसन, टू डिक्रीज़, कम करें इस सिचुएशन को, यानी बच्चों के जो ये मसाइल हैं ये इनको कम से कम किया जाए। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जब तमाम तर जो मुमकिन चीज़ें होती हैं वो कर भी ली जाती हैं, उसके बावजूद भी एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़। ऐसा जो डीन है जिसका ताल्लुक़ है स्टूडेंट्स के साथ, हर डीन कॉलेज का ये ऐसे बेशुमार केसेस रिकॉल कर सकता है, याद कर सकता है कि जब उसे ऐसे बच्चों से वो मिला हु हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट। ऑब्लाइज का मतलब है फोर्स्ड, जिन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाएं, कॉलेज छोड़ दें फॉर द लैक ऑफ अ लिटल मनी टू सी देम थ्रू, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते उनकी कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए। अच्छा, अब मुझे एक वाक़या अपने एक स्टूडेंट का याद आ गया। अभी लास्ट सेशन में ही बहुत लाइक स्टूडेंट था और इंटरनल जितना भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे फर्स्ट ईयर में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, और लेकिन वो बच्चा सुबह के वक्त सब्ज़ी मंडी के अंदर काम करता था, रेडी चलाता था, शॉप्स वालों का सामान लेके जाया करता था, उसके बाद कॉलेज आता था, और शाम और रात के वक्त वो किसी अपने कज़न के जो है ना वो फूड के स्टॉल पे काम करता था रात गए तक। तो उसको फिर हमने मजबूरन जो है हमने उसको वो काम छड़ाए, हमने कहा कि आपको फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे, उससे वो काम छड़ाए ताकि वो अपने स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस कर सके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन, उसने मुझे मैसेज किया कि उसकी जो है आर्मी में जॉब भी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी एबिलिटी रखते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें मजबूरन काम करना पड़ जाता है। तो राइटर कहता है कोशिश की जानी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से भी और कॉलेज की तरफ से भी कि ऐसे बच्चों को पॉइंट आउट करके उनको जनाब सपोर्ट किया जाए, जितना हो सके सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों बचाई जा सके। There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. एक अच्छी खासी तादाद, अब एक और किस्म के स्टूडेंट हैं जी राइटर जो बता रहे हैं जो खेलों में और अदबी सरगर्मियों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उन्हें उन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ होता है। तो राइटर कहते हैं गुडली नंबर ऑफ़ यानी कि अच्छी खासी तादाद होती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की हुज़ हेड्स आर टर्न्ड।
हेज़ार्टेंट का मतलब है हु आर प्राउड, एरोगेंट एंड सेल्फ कंसीटेड, जो बड़े मगरूर होते हैं, ख़ुद पसंद होते हैं। एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, जिनकी जजमेंट, जिनकी रीज़न, जिनकी अकल इज़ परवर्टेड। परवर्ट का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, जो चीज़ स्पॉइल हुई हो, बिगड़ी हुई हो, ख़राब हुई हो। जिनकी फ़हम, शऊर ख़राब हुआ होता है, बिगड़ा होता है, वो जो बिगड़े होते हैं बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिलकशी नज़र आती है एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलों में, एंड लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटी, और बराए नाम जो अदबी सरगर्मियाँ होती हैं उनके वो शौकीन होते हैं। यानी या तो वो खेल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहते हैं या कोई और खेल, या फिर वो कहते हैं हम शायर बनेंगे, राइटर बनेंगे, कुछ इस तरह की सरगर्मियों में वो ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। All of those features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. राइटर कहते हैं मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इन सारे फीचर्स, इन सारी ये सारे जो पहलू हैं कॉलेज की ज़िंदगी के, इनकी अपनी जगह है। यानी खेल भी होने चाहिए, लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं उनकी सपोर्ट भी मिलनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को। In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. और जहाँ तक मेरी राय है, बच्चे के जहन में इस जजमेंट को अवेक करना, यानी बेदार करना इस शऊर को कि कॉलेज असल में है किस मकसद के लिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। यानी अगर बच्चे को सही तौर पे गाइड किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको शऊर दिया जाए कि कॉलेज में आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कॉलेज का असल मकसद क्या है और कॉलेज में आपकी तरजीह क्या होनी चाहिए, अगर ये बच्चे को समझाया जाए तो ये समझाना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, he ought to get out of the main tent and become professional। अगर तो बच्चा इन साइड शोज़ में, साइड शोज़ का मतलब है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा अगर इनमें ज़्यादा शौक़ रखता है इन चीज़ों का, ही ought to get out of the main tent, तो उसे मेन टेंट से निकल के उधर जाना चाहिए। मेन टेंट से मुराद है जो मेन पर्पज़ है कॉलेज में, पढ़ाई, तो उसे वो पढ़ाई वाला सिलसिला छोड़ दे और वो जाए प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाए या प्रोफेशनल पोएट बन जाए या राइटर, जो भी वो बनना चाहता है। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। लेकिन राइटर कहता है कि ज़्यादातर लड़के ऐसे नहीं होते, वो बस अपने आप को बिज़ी रखने के लिए तालीम से और एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए भी कहते हैं जी मैं फ़लाँ फ़ुटबॉल की टीम में शामिल हो गया हूँ, मैं जनाब लिटरेरी एक्टिविटी में शामिल हो गया हूँ तो मैं उसकी तैयारी करने लगा हूँ। यानी वो क्लास रूम से वो जान छुड़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बनना चाहते। And if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics। अगर reasoned with यानी अगर इनको समझाया जाए, इनके साथ आर्गूमेंट करे by a friend, और ऐसा बंदा, ऐसा दोस्त कोई इनको समझाए who knows youth and understands the importance of the college opportunity, कोई ऐसा बंदा इनको समझाए जो नौजवानों के मसाइल को समझता है और ये भी समझता है कि कॉलेज कितना एक अहम मौका है बच्चों के लिए, तो इस तरह का बंदा इनको अगर समझाए, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स। स्वीप ऑफ वंस फीट का मतलब है किसी को अपने जादू में कर लेना, किसी का दिल मोह लेना, किसी को मुतासर कर लेना। तो फिर ऐसे बच्चे खेलों से इतनी जल्दी मुतासर नहीं होंगे अगर उनको किसी ने समझाया होगा भाई देखो आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी तरजीहात क्या हैं, आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी तालीम है, इसके बाद खेल जो हैं ये साइड शोज़ हैं आपके लिए, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, वो भी ज़रूरी हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको इग्नोर कर दें और उनकी तरफ चले जाएं। इतनी अहम जो हैं वो खेलों वाली सरगर्मियाँ नहीं हैं। I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of critics of our college who see things from the outside and at a long range। कहते हैं मेरे ख्याल में ये खेलों या लिटरेरी एक्टिविटीज़ की वजह से फेल
जो बच्चे हो जाते हैं, ये बहुत कम तादाद है। ये खेल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ इतनी बड़ी वजह नहीं है बच्चों के फ़ेल होने की। हालांकि कुछ लोग, कुछ टीचर्स ये समझते हैं, राइटर कह रहे हैं कुछ लोग ये समझते हैं कि खेलों की वजह से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो राइटर कहता है मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो हैं वो चीज़ों को दूर से देखते हैं, करीब से नहीं देखते। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कॉलेज के अंदर का है, करीब का एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में खेल, हाँ वजह तो है फेलियर की, लेकिन कम वजह हैं, इतनी ज़्यादा सीरियस वजह नहीं है जितनी हमने पहले वाले जो मसाइल डिस्कस किए, मिस्टेकन एम्बिशन या फाइनेंशियल प्रेशर या नर्वस हैबिट्स। तो जितने बड़ी वजूहात फेलियर्स की वो हैं, उतनी बड़ी खेल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ नहीं है। ताहम फिर भी बच्चों को ये समझा लेना चाहिए, या तो वो प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो दे शुड गो फॉर इट, और अगर नहीं बनना चाहते तो फिर उनको ज़्यादा वक्त एकेडमिक एक्टिविटीज़ को देना होगा और थोड़ा वक्त खेलों को या लिटरेरी एक्टिविटीज़ को देना होगा। अच्छा, लास्ट पे जो स्टूडेंट्स की किस्म है वो हम तो उनको कहते हैं जी ये शहज़ादे स्टूडेंट्स हैं। फ्यू लेज़ी ब्लफ़र्स, चंद लेज़ी यानी सुस्त ब्लफ़र्स हैं। ब्लफ़र्स कहते हैं जो बड़े रूड और बोल्ड हों, बड़े बेबाक और मुँह फट किस्म के स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन। ड्रिफ्ट होता है बिना एमलेसली, बिना किसी मकसद के घूमने वाले, यानी बिल्कुल अपने आप को ड्रिफ्ट, वैसे घसीटने को भी कहते हैं। वो घसीटते आते हैं अपने आप को, उन्होंने बस ज़बरदस्ती लाया होता है कॉलेज के अंदर, और इसी तरह अपने आप को घसीटते बाहर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। ज़्यादातर को तो ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं या कॉलेज में क्यों आए हैं। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और कुछ को तो शायद ज़िंदगी में कभी कोई दिलचस्पी होगी भी नहीं। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर। राइटर कहते हैं इस तरह के जो शहज़ादे हैं ना, इनको छोड़ देना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए कॉलेज से, ताकि इनको फॉर अ रीज़न यानी इनको अकल मिले, इनको समझ आए। कोल्ड वर्ल्ड से जब ये मिलें, यानी इस ज़ालिम दुनिया में जब ये जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो उन्हें पता चले कि हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर लेज़ी ब्लफर्स, कि बाहर की दुनिया में इस तरह के नकम्मे और गवार लोगों के लिए कितनी एक जगह है और कितनी इनकी डिमांड है। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क। बाज़ दफ़ा तो ये होता है जब वो बाहर जाते हैं 1-2-3 महीने और देखते हैं हालात, मजदूरी वगैरह करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उन्हें पता चलता है भाई ये दुनिया तो बड़ी सख्त जगह है, प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत मुश्किल है। तो वो वापस आ जाते हैं और फर्स्ट रेट वर्क करते हैं, फिर उनका काम आला दर्जे का, यानी कि वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजनेस। लेकिन राइटर कहता है जब वो वापस आएँ तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग एविडेंस, ज़िम्मेदारी अब उनकी है कि वो सबूत दें कि वो दे मीन बिजनेस, कि अब वो काम करेंगे। यानी कि इनको निकाल दें कॉलेज से बाहर, जब ये देखेंगे हालात वापस आएंगे, तो वापस आप इनको तब कॉलेज के अंदर रखें जब वो आपको तसल्ली दें, सबूत दें काम करके कि जी आप वो काम करना चाहते हैं। On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. On the whole यानी ओवरऑल, मजमूई तौर पे कॉलेज डीन जिन मसाइल का सामना करता है वो इससे कॉल फॉर का मतलब है तकाज़ा करना। वो कॉलेज डीन से इस बात का तकाज़ा करते हैं ये मसाइल कि अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशंस, के कॉलेज डीन के पास वही डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए, वही तशख़ीसी सलाहियत होनी चाहिए जो डॉक्टर के पास होती है। यानी जिस तरह डॉक्टर बीमारी को ट्रेस आउट करता है, कॉलेज डीन को इसी तरह बच्चों के मसाइल को डायग्नोज करना होता है, उनको ट्रेस आउट करना होता है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टडीली एंड सी इट होल। क्योंकि कॉलेज डीन बड़ी अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा होता है, वो बच्चों को ज़िंदगी सिखा रहा होता है, नौजवानों को, कि वो ज़िंदगी को किस तरह स्टडीली, मुस्तकिल तरीके से एंड एज अ होल और मजमूई तरीके से किस तरह से ज़िंदगी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, अगर वो बच्चों को उनकी हमाकत, किसी बीमारी या उनकी सिन यानी ख़ताएँ, मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स की वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से, फ़ेल होने से बचा रहा है, अगर डीन इस काबिल है कि वो बच्चों को फ़ेल होने से बचा पा रहा है, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो इसका मतलब है कॉलेज का डीन अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे रहा है। जी, ये था चैप्टर 3। उम्मीद है आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।